बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर देश भर की सारी बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। आपको बताएंगे किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह से फंस गई है, जहां पर जज के सामने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील को जमकर फटकार लगाई गई है और सरकार के वकीलों के साथ साथ सरकार की पोल खुलते हुए भी दिखाई दे रही है और दावे पूरी तरह से फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रुक करेंगे सभी बड़ी खबरों पर, सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और इसी के साथ में आपको बताएंगे भाजपा को पंजाब से सटे राज हिमाचल प्रदेश में लगा है अब तक का सबसे तगड़ा झटका। चलेंगे सभी बड़ी खबरों पर, सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के अन्नदाता किसानों के समर्थन में हैं और उनके जज्बे को सलाम करते हुए कृषि कानून को वापस लेने की बात करते हैं और इसका समर्थन करते हैं कि कानून वापस होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और दोस्तों जय हिंद, जय जवान, जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद बोलकर समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। आपको बता दे कि पहली और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर एक और सड़कों पर किसान लड़ाई लड़ने को तैयार है और लगातार लड़ाइयां लड़ रहे हैं। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से मोदी सरकार को जमकर फटकार लगाई गई है। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े ने कहा कि जिस तरह से सरकार इस मामले को संभाल रही है हमें बहुत निराशा हुई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यदि केंद्र ये नहीं करता है तो यहाँ आंदोलन आगे बढ़कर कृषि कानून को लागू करने पर रोक लगा देगा। खंडपीठ ने यह भी कहा कि दोनों के बीच में मौजूदा बातचीत कोई परिणाम नहीं निकाल रही है और इस मामले को समिति द्वारा हल करने की आवश्यकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम रिपोर्ट से समझते हैं कि वार्ता टूट रही है क्योंकि सरकार कानून के एक एक हिस्से पर चर्चा करना चाहती है और किसान पूरे कानून पर बात करना चाहते हैं, इसलिए जब तक समिति चर्चा नहीं करती तब तक इस कानून पर हम रोक लगा देंगे। आपको बता दें कि ऐसा बयान जब देश के सुप्रीम कोर्ट के जज की ओर से आया तो सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मान लीजिए अगर विशाल बहुमत कहता है कि आपने कानून को रद्द क्यों किया है, जो हमारे मनपसंद का कानून है, हमारे फायदेमंद का कानून है, क्योंकि कुछ समूह ने इसका विरोध किया था, जिस पर जज ने कहा कि इस मामले को समिति सुलझा लेगी। इसी के साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सरकार की पोल खोलते हुए कहा कि उन तक अभी कोई ऐसी याचिका नहीं आई है जिसमें इस कानून का समर्थन किया गया हो। यानी सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि उनको कृषि कानून को लेकर बड़ा समर्थन है, लेकिन जज ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि हमारे पास कोई ऐसी याचिका नहीं है जिसमें इस कानून का समर्थन किया गया हो। इसी के साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमें नहीं पता कि आपने कानून से पहले कौन सी परामर्श की, कौन सी प्रक्रिया अपनाई है, कई सारे राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आगे कहा कि इस पर रोक लगाने में क्या समस्या है, हमने आपसे पहली बार ही पूछा था लेकिन आप इसका जवाब नहीं दे रहे हैं और मामला बिगड़ता जा रहा है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग ठंड से पीड़ित हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिल्ली की सीमाओं से प्रदर्शनकारी किसानों के हटने की याचिका की सुनवाई कर रहे थे। 3 कृषि कानून को चुनौती देने वाली याचिका का एक अन्य समूह भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। 17 दिसंबर को पीठ ने कहा था कि किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इसके साथ ही सरकार को जमकर फटकार लगाई है और स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि सरकार अगर कानून को वापस नहीं लेगी तो कानून पर हम रोक लगाने को लेकर फैसला ले सकते हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पूरे मामले पर कोर्ट को ये तय करना है कि ये पूरा मामला संवैधानिक है या असंवैधानिक है, क्योंकि खेती किसानी राज्य सरकार का कानून बनाने का क्षेत्र है, इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। बावजूद इसके केंद्र सरकार के द्वारा ट्रेड एंड मूवमेंट्स ऑफ गुड्स के तहत ये कानून बनाया गया है, लेकिन ये सीधे तौर पर किसानों को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि किसानों को प्रभावित करने वाला कानून क्या केंद्र सरकार बना सकती है या फिर राज्य सरकार की शक्तियों में दखल देने का ये प्रयास केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है। और इसी के साथ में सवाल ये भी खड़े होंगे कि पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जिस तरह से इस कानून को एक एक दिन में पास कराया गया बिना बहस के, बिना डिबेट के, उसके बाद से इस कानून की संवैधानिकता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसका जवाब आज सुप्रीम कोर्ट को देना है और सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि ये कानून संवैधानिक है या असंवैधानिक है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास संवैधानिक और असंवैधानिक बताकर कानून रद्द करने के सिवा केवल कानून को रोकने इतनी शक्ति है। और ऐसे में किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि इस कानून को रोका जाना चाहिए, इसको पूरी तरह से स्थगित करना चाहिए, रद्द करना चाहिए और ये काम केवल केंद्र सरकार कर सकती है। और इसीलिए किसान केंद्र सरकार से लगातार बातचीत कर रहे हैं और केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सरकार ने कृषि कानून से जुड़ी कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि सरकार ने कृषि बिल को लेकर कोई भी जानकारी देने से इनकार किया है। आरटीआई से मांगी गई सभी जानकारियां देने से सरकार ने यह बोलकर इनकार कर दिया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आरटीआई में कृषि बिल के संबंधित कई सारी महत्वपूर्ण बातें पूछी गई थी। आपको बता दें कि बीते एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कृषि कानून को लेकर पूछा गया था कि सरकार की ओर से इस कानून को लाने से पहले कितनी बैठकें की गई, कितने किसान संगठन से बातचीत की गई, जिसकी जानकारी सरकार के पास थी ही नहीं। यानी आप समझ
सकते हैं कि एक और मंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं कि कानून बनाने से पहले उन्होंने बहुत मेहनत की है और किसानों से बातचीत भी की है, लेकिन सरकार के पास डाटा ही नहीं है कि किन किसान संगठन से बातचीत की गई है। और इसी के मद्देनजर ये मामला काफी गंभीर है, जहां पर प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अगुवाई वाले सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त फटकार लगने के बाद सरकार ने कृषि बिल पर कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया है। आरटीआई से मांगी गई सभी जानकारियां देने से सरकार ने यह बोलकर मना कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। आपको बता दें कि आरटीआई में कृषि बिल के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें पूछी गई थी। पहला पूछा गया था कि कृषि बिल की मांग किन किन संगठनों ने की थी, उनके नाम की जानकारी दीजिए। दूसरा सवाल पूछा गया था कि कृषि बिल को लेकर किन किन लोगों से चर्चा की गई थी, किन किन अधिकारियों से मीटिंग हुई थी, उसकी जानकारी दीजिए। और इसी के साथ में कृषि बिल का ड्राफ्ट किसने तैयार किया, बिल तैयार करने वाले अधिकारियों या प्राइवेट एजेंसी का नाम बताइए। कृषि बिल के विरोध करने वाले सरकार के स्तर पर क्या क्या चर्चाएं हुई है, इसकी जानकारी दीजिए। लेकिन सरकार की ओर से इन सभी सवालों का जवाब अब देने के मूड में सरकार दिखाई नहीं दे रही है और सुप्रीम कोर्ट का हवाला अगली बार से दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि यह मामला कितना आगे बढ़ चुका है। और इस बीच दोस्तों, इस पर आप लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी को पंजाब से सटे राज्य हिमाचल प्रदेश में लगा है अब तक का सबसे तगड़ा झटका, जहां पर रामपुर नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराया है। बीजेपी को लगा है तगड़ा झटका। इसी के साथ में शिमला की सीटों पर कांग्रेस का जबरदस्त दबदबा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने नगर परिषद रामपुर के 9 वार्डों में से 7 पर कांग्रेस पार्टी के समर्थित उम्मीदवार जीते हैं, 1 पर निर्दलीय और 1 पर भाजपा के उम्मीदवार की जीत हासिल हुई है। इसी के साथ में आपको बता दें कि नगर निकाय के चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने पटकनी दी है। सोलन जिले के 4 निकायों में से 34 सीटों में से 17 पर कांग्रेस पार्टी ने विजय बढ़त हासिल करते हुए विजय पताका लहराया है। और इसी के साथ में भाजपा को 14 सीटें मिली है और इसी के साथ में 3 आजाद उम्मीदवारों को चुनाव में जीत हासिल हुई है। आपको बता दें कि खासकर भारतीय जनता पार्टी की नजर उन आजाद उम्मीदवारों पर टिकी है और इनके सहारे अध्यक्ष पद की कुर्सी हासिल करने को लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास आखिर पर्याप्त मेजोरिटी है। और इसी के साथ में रुक करते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर तीनों कृषि कानून के विरोध में किसान गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में अपने प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च नहीं निकालेंगे। किसानों की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने की याचिका पर सुनवाई की गई, जिसमें अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा। हरियाणा के सीएम की रैली में जो हुआ वह नहीं होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि कल हरियाणा में कानून तोड़ा गया। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि किसान 26 जनवरी को राजपथ पर 2000 ट्रैक्टरों के साथ मार्च करना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इनसे इस मामले में हलफनामा ले। इस पर किसान संगठनों की ओर से पेश वकील दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि किसान ऐसा नहीं करेंगे। दुष्यंत दवे ने कहा कि किसानों को रामलीला मैदान जाने की इजाजत दी जाए। दुष्यंत दुबे ने कहा कि 400 से अधिक किसान संगठन यहाँ पर हैं। किसान संगठनों ने 26 जनवरी की परेड में ट्रैक्टर नहीं चलाने का भरोसा दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम इससे खुश हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना आपका अधिकार है। और इसी के साथ में चीफ जस्टिस ने किसानों के आंदोलन की जमकर तारीफ की है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के बाद कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार से कहा है कि तीनों कानूनों को रद्द करने की अब जरूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी मोदी सरकार को फटकार लगाई गई है। और इसी के साथ में बीजेपी और केंद्र सरकार को जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए इस कानून को रद्द करके। एक और जानकारी की माने तो किसानों के समर्थन में युवा वर्ग का जबरदस्त समर्थन मिलने लगा है। किसान यूनियनों के झंडों और स्टिकरों की मांग जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। किसान यूनियन ने जिस झंडे के तले अपना आंदोलन शुरू किया है, उन झंडे और स्टिकरों की मांग जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। आपको बता दें कि युवाओं में इसकी काफी लोकप्रियता देखने को मिल रही है। इसके कारण अलग अलग डिजाइन के अलग अलग रंगों के झंडों और स्टिकरों की मांग बड़ी तेजी से बढ़ी है। इसका फायदा दुकानदारों को होता नजर आ रहा है। झंडे बेचने वाले व बनाने वाली दुकानों पर बड़ी संख्या में ग्राहकों की आवाजाही देखने को मिल रही है, जिसमें युवा अपनी मन पसंद के झंडे और स्टिकर का डिजाइन बदलवा कर भी बनवा रहे हैं। यही नहीं, गाड़ियों पर किसान यूनियन के झंडे लगाना अब एक फैशन और स्वैग जैसा नजर आता है। यानी किसानों में किसान एकता को लेकर जबरदस्त तरीके से क्रेज देखने को मिल रहा है। इस तरह की रिपोर्ट भी सामने आ रही है। और इसी के साथ में एक और अपडेट की माने तो हर गाँव से निकलेंगे 5 ट्रैक्टर। लाइव कवरेज के लिए लॉन्च होगा ऐप। आंदोलन तेज करने को लेकर किसानों ने अपनी रणनीति बनाई है और किसान अब किसी भी सरकारी मीडिया पर निर्भर नहीं होना चाहते हैं और इसीलिए किसानों ने अपनी तरफ से ऐप लॉन्च करने का भी फैसला लिया है। आपको बता दें कि नए कृषि कानून को लेकर किसानों और सरकार के बीच में गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। 8 दौर की बैठक हो जाने के बावजूद भी किसानों ने कानून को लेकर कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका है। अब 15 जनवरी को अगले दौर की बैठक होने वाली है। किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली और देश के अन्य राज्यों में किसान परेड करने को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। और ऐसे में किसान नेताओं ने कहा है कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर किसान दिल्ली में रामलीला मैदान
अभियान चलेंगे, हर गांव से 5 ट्रैक्टर निकलेंगे जिसमें 1 ट्रैक्टर महिला का होगा। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य बिंदु दिए गए हैं जिसमें कहा गया है कि 13 जनवरी को किसान संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा, 18 जनवरी को किसान महिला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वहीं पर हमारी कमेटी जोगीराम सिहाग, गौतम व अन्य विधायकों से मिलकर इस्तीफे की मांग करेगी। इसी के साथ में कल के कार्यक्रम की निंदा भी की गई है, यानी मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम में हुई हिंसा का किसान संगठनों ने निंदा करते हुए कहा कि हमारे किसान भाई पर जो केस किए गए हैं वे झूठे हैं। हर घर तक कमेटी बनाकर 26 जनवरी के लिए आंदोलन की अपील करेंगे। इसी के साथ में ये सारी तैयारियां की गई है किसान आंदोलन के लिए आगे की रणनीति के तहत। एक और जानकारी की माने तो किसान आंदोलन पर बोले अखिलेश यादव, कहा घर की आग का मंजर क्यों नहीं दिखाई देता है उन्हें। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसानों के प्रति असंवेदनशील होकर जिस प्रकार उपेक्षा पूर्ण रवैया अपना रही है वह अन्नदाता का सीधे सीधे अपमान है, घोर निंदनीय है। इस तरह का रवैया भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का। एक और अपडेट की माने तो लद्दाख में LAC पर भारतीय सीमा पर पकड़े गए चीनी सैनिकों को लौटाया गया है। 1 साल के भीतर यह दूसरा मामला है जब चीनी सैनिक ने भारत में घुसने का दुस्साहस किया है। 1 साल के भीतर यह दूसरा मामला है और एक बार फिर से भारतीय सेना ने फैसला लिया है कि वह चीनी सैनिक को वापस लौटा देंगे, जिसके तहत LAC पर भारतीय सीमा पर पकड़े गए चीनी सैनिक को वापस से चाइना भेज दिया गया है और चाइना को स्पष्ट संकेत दे दिए गए हैं कि भारत की सेना मानवता में विश्वास करती है और इस तरह से चीन को दोनों भाषा में जवाब देने को तैयार है। चाहे चीनी जिस भाषा में सबक सीखना चाहेगा उसी भाषा में सबक सिखाया जाएगा भारतीय सेना के द्वारा। एक और अपडेट की तरफ रुख करते हैं जहां पर जल्द होगी कृषि कानून पर विपक्षी बैठक। सोनिया गांधी ने विपक्षी नेताओं को एकजुट करने के लेकर तैयारियां कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर एक और किसानों का मामला आने के बाद विपक्षी पार्टियों में भी उत्साह दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस आंदोलन की सीधी जिम्मेदारी अमित शाह, मनोहर लाल खट्टर, योगी आदित्यनाथ की है। राजनीति में आकर विरोध करना चाहते थे पर सड़क किसने खुदवाई, बैरिकेड्स किसने लगवाए, पुलिस लगाकर किसानों का रास्ता किसने रोका। इसलिए अमित शाह, खट्टर, चौटाला, योगी आदित्यनाथ पर मामला दर्ज होना चाहिए। प्रधानमंत्री भी जिम्मेदार है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट आगे संज्ञान लेगी और कुछ बड़ा फैसला लेगी। एक और अपडेट की माने तो विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी विवाद बिहार के अंदर जारी है। इसका असर बिहार में कांग्रेस पार्टी के नए प्रभारी भक्त चरण दास के पटना पहुंचते ही देखने को मिला, जहां पर मंगलवार को बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी जैसे ही मीटिंग में भाग लेने के लिए सदाकत आश्रम पहुंचे, उन्हें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने बिहार कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व पर ही सवाल खड़े करते हुए बिहार विधानसभा में पैसा लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने कहा कि यहाँ के नेता जमीनी स्तर पर काम नहीं करते हैं, ये सिर्फ हवाई बातें करते हैं। न तो कोई कांग्रेस का नेता जमीनी स्तर पर जुड़े कार्यकर्ताओं से मुलाकात करता है और न ही कोई जिला, पंचायत और गाँव स्तर तक जाता है। और कार्यकर्ताओं के इस विरोध के बाद प्रभारी की ओर से उन सभी को आश्वासन दिया गया है और कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी के वर्किंग स्टाइल में बड़ा बदलाव किया जाएगा बिहार के अंदर में। एक और जानकारी की माने तो कृषि कानून को लेकर हरियाणा से अभय चौटाला ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से मुसीबत में फंसती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है। पंजाब के बाद हरियाणा में भी कृषि कानून का विरोध इतना प्रखर हो चुका है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की एक और रैली नहीं हो पा रही, तो दूसरी ओर इंडियन नेशनल लोक दल के एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला ने कृषि कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चौटाला ने विधानसभा स्पीकर को एक पत्र लिखकर कहा कि अगर 26 तारीख तक कृषि कानून को वापस नहीं किया गया तो इस पत्र को मेरे इस्तीफे की तरह से लिया जाए। इसी के साथ में उन्होंने अपने पत्र में देश के उप प्रधानमंत्री देवीलाल चौटाला का जिक्र करते हुए कहा कि देवीलाल चौटाला जी की ओर से किसानों के लिए हमेशा संघर्ष किया गया है। आज की परिस्थिति में उसी विरासत का मैं रखवाला हूँ। उन्होंने कहा कि कानूनों को देश भर के अंदर विरोध हो रहा है। कड़ाके की ठंड में 47 दिनों से लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान 60 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार बातें सुनने को तैयार नहीं है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि संवेदनहीन विधानसभा के लिए मेरा कोई महत्व नहीं है। चौटाला के इस इस्तीफे के बाद स्पष्ट तौर पर हरियाणा की राजनीति में एक नया भूचाल देखने को मिलेगा, जो आगे सारी अपडेट आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे। और एक और जानकारी की माने तो इस्तीफे के बजाय सरकार के खिलाफ वोट करे अभय चौटाला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौटाला के इस्तीफे को लेकर ये बात कही है। और एक और जानकारी की माने तो 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक सोमनाथ भारती, आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को उनके यूपी के अस्पतालों पर दिए गए विवादित बयान को लेकर गिरफ्तार कर लिया गया। सोमनाथ भारती ने ट्विटर पर जो कमेंट किया था उसके बाद उनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और ये मामला इतना आगे इसलिए बढ़ गया क्योंकि जब अमेठी के जगदीशपुर थाना के इंचार्ज के साथ उनकी बहस भी हो गई और इस दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक पर स्याही फेंकने का भी मामला सामने आया है। रुक करते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर उकसावे वाली हरकत न करे सरकार, पूर्वाग्रह छोड़कर
कर तुरंत मांगे किसानों से माफी। आपको बता दें कि ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है और इसी के साथ में हिंदू महासभा ने शुरू की गोडसे लाइब्रेरी, महात्मा गांधी के हत्यारे को बताया राष्ट्रभक्त। जैसा कि हर साल होता है, इस बार भी ऐसा ही हुआ। मध्य प्रदेश के अंदर एक बार फिर से दक्षिणपंथी संगठन अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने विश्व हिंदी दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अपने दफ्तर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के नाम से एक लाइब्रेरी बनाई है, जिसमें लाइब्रेरी के अंदर बताया जाएगा कि गोडसे का क्या विचार था। और इसी के साथ में एक और अपडेट की माने तो सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी पर बोले नरेंद्र सिंह तोमर, कहा जो भी फैसला होगा हमें मंजूर है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है। कहते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि आंदोलन जल्द खत्म हो। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान यूनियन के साथ बात का रास्ता निकालने की कोशिश की है। एक और जानकारी की माने तो भूपेंद्र यादव ने तेजस्वी यादव को दी चुनौती, कहा मकर संक्रांति के बाद आरजेडी में टूट होगी। आरजेडी के नेताओं ने कहा कि आप पार्टी तोड़ने की कोशिश कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि आरजेडी टूट सकती है तो खुद का खुद आपको जवाब मिल जाएगा। और एक और जानकारी की माने तो किसान आंदोलन के बीच अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए समीकरण की खोज में लगे हुए हैं। वहीं पर दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी का पूर्वांचल का दौरा आज होने वाला है। वाराणसी के बाद आजमगढ़ भी जाएंगे। आज ही अखिलेश यादव का भी दौरा होने वाला है। आपको बता दें कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी पूर्वांचल में अपनी जमीन मजबूत करने में लगी हुई है। इसके लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जोड़ने की कवायद शुरू कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी के साथ पूर्व मंत्री और सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल का एक दिवसीय दौरा करेंगे और इसी के साथ में अखिलेश यादव भी इसी क्षेत्र में मौजूद रहेंगे। एक और जानकारी की माने तो कृषि बिल को लेकर किसानों ने जानवी कपूर की फिल्म की शूटिंग रोकी। अभिनेत्री ने किसानों के पक्ष में स्टेटस डालकर समर्थन किया है। एक और जानकारी की माने तो किसान आंदोलन के लिए समर्थन मांगने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से बिलासपुर में एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत देश में चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर अन्य क्षेत्रों के किसानों को भी जागरूक करने के लिए पार्टी की ओर से एक नया मुहिम चलाया गया है। और इसी के साथ में फेक न्यूज के आधार पर मीडिया ने चलाई थी पाकिस्तान के बालाकोट में हुई 300 मौतें स्वीकारने की खबर। आपको बता दें कि ANI ने एक छेड़छाड़ किए हुए वीडियो के आधार पर कहा था कि पूर्व पाकिस्तान के राजनायक जफर हिलाली ने भारत द्वारा की गई बालाकोट के एयर स्ट्राइक में 300 मौतों की बात स्वीकार की है। हालांकि कई फैक्ट चेक में सामने आया इस असली वीडियो के बारे में जानकारी, लेकिन मीडिया में तब तक सारी चीजें छप गई थी। सभी मीडिया ने धड़ाधड़ ये रिपोर्टें छाप दी थी। हालांकि ये सारी रिपोर्टें फेक साबित हुई है, क्योंकि जो वीडियो जिसके सामने आने पर दावा किया गया था वो वीडियो ही फेक निकला है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्कीम चलाई जा रही है। और एक और अपडेट की माने तो 12वीं सीट को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति दिलचस्प हो गई है। उत्तर प्रदेश के 12 विधान परिषद की सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन पहले दिन कोई भी उम्मीदवार अपना नामांकन करवाने नहीं आया है, जिसको लेकर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई इस सीट पर करारा मुकाबला होने की आशंका है, क्योंकि कांग्रेस और बीएसपी एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 12वां सीट किसको मिलेगा, या तो सपा को मिलेगा या बीजेपी को मिलेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत है। और एक और अपडेट की माने तो कृषि कानून को लेकर आगे आने वाली सारी अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दोस्तों, किस तरह की खबरें आप आगे आने वाले दिनों में चाहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आगे आने वाली सारी खबरें आप तक पहुंचती रहे। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।